हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास से आज हम पढ़ेंगे पूरा मुगल काल यानी कि मुगल साम्राज्य को। देखिए दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में मुगल काल एक ऐसा चैप्टर है, आप इसको कह सकते हैं कि ये मध्यकालीन इतिहास की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है ना। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में बैठे जहाँ पर इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मुगल काल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और इस टॉपिक को आज हम 240 से ज़्यादा वन लाइनर प्रश्नों के जरिए कवर करने वाले हैं। और जल्द ही हम इसका एक ऑब्जेक्टिव वीडियो भी बनाएंगे, जल्द से जल्द एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिससे कि आपको दोनों का प्रैक्टिस हो जाए, वन लाइनर भी और एमसीक्यू के द्वारा भी। आज हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन संगीत, चित्रकला, मुगल कालीन साहित्य, ठीक है, और मुगल काल का विघटन से लेकर मुगल काल का विविध तक के सभी क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। आपके एग्जाम के लिए ये एक ही वीडियो काफ़ी होगा, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको याद करने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं मुगल वंश के सबसे प्रतापी शासक बाबर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो ये दोस्तों कौन थे? ये थे चगताई तुर्क। ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। ये कौन थे? चगताई तुर्क। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था तो सैवानी खां ने। ठीक है, याद रखिएगा, बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था किसने? सैवानी खां ने। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो आंसर है इसका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम में कि किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो ये था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। देखिए, अब यहाँ पर हुआ तोपों का पहली बार प्रयोग हुआ था, तो यहीं से क्वेश्चन बनाया है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो ये था तोप खाना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, बाबर के कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध दिए हैं और इनके वर्ष दिए हैं, तो उनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध ये लड़ा गया 1526 में। कब? 1526 में। खानवा का युद्ध, ये युद्ध हुआ 1527 में। ठीक है, इसके बाद है घाघरा का युद्ध, ये हुआ आपका 1529 में। फिर है चंदेरी का युद्ध, ये युद्ध हुआ 1528 में। अब देखिए, आप इसको याद भी रख सकते हैं, कहीं एक जगह ये लाइन लिखकर रख लीजिएगा। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हम कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद कर सकते हैं, पनीर खाकर चले घाघरा। ठीक है, पनीर खाकर चले घाघरा। तो आपको चारों युद्ध ये याद हो जाएंगे। देखिए, पनीर से पानीपत, खाकर, खाने का मतलब है खानवा का युद्ध, चले का मतलब है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चले का मतलब है चंदेरी का युद्ध, चले घाघरा, तो ये घाघरा का युद्ध है 1529। तो आपको एक लाइन से ये चारों बाबर के युद्ध याद हो सकते हैं कि ये चारों युद्ध बाबर के युद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनका क्रम ही यही है, पनीर खाकर चले घाघरा। देखिए, पनीर पहले यानी कि पानीपत, चले पनीर खाकर यानी खानवा का युद्ध 1527, चले का मतलब है चंदेरी का युद्ध, कब? 1528 में। उसके बाद है घाघरा का युद्ध 1529 में। और ये चारों ही युद्ध बाबर ने जीते हैं। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी हारा था। खानवा का युद्ध, इसमें कौन हारा बाबर से? राणा सांगा। ठीक है, घाघरा का युद्ध, इसमें अफगान हारे थे, किससे? बाबर से। और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय हारा, किससे? बाबर से। अगला क्वेश्चन है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या स्थापित हुआ? ठीक है ना। तो देखिए, इस क्षेत्र में तैमूरी यानी कि
तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, वो कौन सा युद्ध था? तो वो था खानवा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। किस सन में लड़ा गया? 1527 ईस्वी में। क्वेश्चन है यहाँ पर, मेवाड़ का राजा जिसे 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध ने बाबर ने हराया था, तो मैंने अभी आपको बताया था किसको हराया? राणा सांगा को। अगला देखते हैं, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, तो इन्होंने की इसको काबुल में। कहां पर की थी धारण? काबुल में। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, कहां पर? काबुल में। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो ये है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पर। देखिए, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, इसका नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम है इनका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वे कौन है? तो वे हैं मेवाड़ एवं विजयनगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। बाबर ने, यहाँ से आपको याद भी हो जाएगी, देखिए बाबरनामा ये किसकी थी आत्मकथा? बाबर की। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है वे कौन है? मेवाड़ एवं विजयनगर। देखिए, तुजुक ए बाबरी, ठीक है, बाबर की आत्मकथा है ये। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। इसको लिखा किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। ठीक है ना, किस भाषा में? तुर्की भाषा में। देखिए दोस्तों, बाबर से पूछे जाने वाले बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पर वही क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हुमायूं और शेरशाह की। ठीक है ना, देखिए साथ ही साथ चलते हैं दोनों ये। ठीक है, अब शेरशाह और हुमायूं साथ साथ क्यों चलते हैं? देखिए, हुमायूं तो था दोस्तों आपका मुगल वंश का शासक, लेकिन शेरशाह ने इसको हराया है। ठीक है ना, तो इसलिए बीच में आ जाते हैं दोनों, हुमायूं और शेरशाह। हर बुक में जहां भी आप पढ़ेंगे, किसी भी किताब में पढ़ेंगे, तो ये साथ में ही चलते हैं अधिकतर। तो देखिए, कामरान, उस्मान, अस्करी तथा हिंदाल में से जो हुमायूं का भाई नहीं था उसका नाम क्या है? तो देखिए, हुमायूं का भाई कौन नहीं था इसमें से? उस्मान। ठीक है, इसका मतलब कामरान, अस्करी, हिंदाल ये भाई थे किसके? हुमायूं के। तो ये 4 भाई हो गए, लेकिन उस्मान भाई नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, देवरा चौसा का युद्ध, इसके बाद आएगा आपका कन्नौज का युद्ध, फिर आएगा सरहिंद का युद्ध। ठीक है, तो ये इनका सही क्रम है। फरीद जो बाद में सिरसा सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की थी, तो इसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की। देखिए, सिरसा सूरी कौन बना? फरीद। इनका पहले नाम था क्या था? फरीद था, बाद में नाम पड़ा सिरसा सूरी। तो फरीद जो बाद में सिरसा सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की थी, कहां से? जौनपुर से। बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेरशाह मध्ययुगीन शासकों में से जो उच्च शिक्षित था वह कौन था? देखिए यहाँ पर 4 नाम दिए गए, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह। ये मध्ययुगीन शासक थे। इनमें से सबसे ज्यादा शिक्षित कौन था? तो इनमें सबसे ज्यादा शिक्षित था दोस्तों शेरशाह। चलिए आगे देखते हैं, वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि बनाई, तो इसका नाम है शेरशाह सूरी। ठीक है, वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि उपाधि को अपनाया, इसका नाम क्या था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे, तो देखिए, राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली, ये सभी सुधार किसके द्वारा किए गए? शेरशाह सूरी के द्वारा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, तो राइट आंसर है 1532 ईस्वी में। क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, कब किया था? 1532 ईस्वी में। अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण करता आपको पता चल गए, और ये कह रहा है, अब क्या कह रहा है? अपने बादशाह पति, तो इनकी बेगम का नाम भी पता चलेगा आपको यहाँ से। तो अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। चांदी का रुपया शुरू किया, क्वेश्चन है, चांदी का रुपया शुरू किया, तो इसको शुरू किया था शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर थी, तो ये थी
64:1 में, ठीक है। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी दोस्तों? 64:1 के अनुपात में थी। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो कलिंजर, ध्यान रखिएगा, कलिंजर नामक स्थान है ये जहां पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। एक क्वेश्चन यहां से, ये कथन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया होता। यह कथन संबंधित है, तो ये शेरशाह से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया होता। यह कथन किससे संबंधित है? शेरशाह से। चलिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। और ये सासाराम कहाँ पड़ता है? तो सासाराम बिहार में है, ध्यान रखिएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? सासाराम में। चलिए, शेरशाह ने निर्माण करवाया था। तो देखिए, दिल्ली की किला एक कुहान मस्जिद का, अब एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए आपसे कि दिल्ली की किला एक कुहान मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किया था। तो क्वेश्चन का आंसर है शेरशाह ने, ठीक है। दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किया था किसने? शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वह कौन था? तो इसका नाम है शेरशाह, ठीक है। कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, वह कौन था? शेरशाह। यहाँ क्वेश्चन है अगला, इंपॉर्टेंट है, और शेरशाह का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन है शेरशाह का उत्तराधिकारी था, तो कौन था? इसका नाम था इस्लाम शाह। क्या नाम था? इस्लाम शाह शेरशाह का उत्तराधिकारी था। मुगल वंश से बनने वाले अकबर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, तो वह स्थान क्या था? कलानौर, ठीक है। वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, वह स्थान कौन सा था? कलानौर। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो सन याद रखिएगा इसका 1576, मोस्ट इंपॉर्टेंट सन है ये, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे, तो इनके नाम है हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे, नाम क्या है इनका? हकीम खान। क्वेश्चन है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था, तो ये था कछवाहों से, ठीक है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह कौन था? कछवाहों से। चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, तो वो कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, वह कौन सा स्थान है? मुइनुद्दीन चिश्ती की वह दरगाह है। अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खां में से जिसे अकबर ने स्वयं मारा था उसका नाम क्या है? तो देखिए, अधम खां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको 4 नाम दिए हैं, अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर और पीर मोहम्मद खां में से जिसे अकबर ने स्वयं मारा था वो कौन था? अधम खां। राजपूताना का वह राज जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी वह कौन था? तो वह था मेवाड़, ठीक है। राजपूताना का वह राज जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की वह कौन था? मेवाड़। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया वो कौन थे? तो मारवाड़ा के राव चंद्र सेन, ठीक है। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया कौन था? मारवाड़ा के राव चंद्रसेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। तो मंडाला अथवा गोंडवाना की रानी थी, ठीक है, कौन? दुर्गावती। अगला क्वेश्चन है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य हैं, तो देखिए, प्रशासनिक एकता और कानून की एक रूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और
उसकी धार्मिक नीति, ये सभी अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य हैं। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या हैं? क्वेश्चन है अकबर की लोकप्रियता के कारण थे, तो ये थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। ये सभी अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, कौन था? अकबर। ठीक है, वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, कौन था? अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब बादशाहों में से वह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, तो ये थे आपके अकबर। ठीक है, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिकी प्रशासन के लिए। ठीक है, क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिकी प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो ये थे मीर बख्शी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, कौन था? मीर बख्शी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो ये आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी व्यवस्था पर। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी, तो ये मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली है। देखिए, अच्छा फैक्ट है ये। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी, कहां से? मंगोलिया में ये प्रचलित प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था, कितने? 20 घोड़ों का। ठीक है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था, कितना? 20 घोड़ों का। जब्ती, दहसाला, नसक तथा कानकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, तो यह है दहसाला। क्या है? दहसाला। दहसाला को ये ऐसी एक कर व्यवस्था थी जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। चलिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति जिसका नाम था आईने ए दहसाला पद्धति निर्मित की गई थी, तो इसको टोडरमल के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा बनाया गया था आईने ए दहसाला पद्धति को, और ये था भू राजस्व की व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति थी ये। देखिए, अकबर से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया। देखिए, ये धर्म था। ठीक है, कब शुरू किया? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ कब किया था? 1582 ईस्वी में। वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, तो ये थे मोहसिन फानी। ठीक है, वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, कौन थे? मोहसिन फानी। इबादत खाने का निर्माण करवाया था। देखिए, हम पढ़ रहे हैं मुगल, पूरा का पूरा मुगल राज्य हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे भाई कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था। क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था, तो यह है वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ये था आपका फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल एवं अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो ये है आपका अकबरी महल। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में कौन सा नहीं है? अकबरी महल। इसका मतलब देखिए, स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, ये सभी फतेहपुर सीकरी में होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन से आंसर को और ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, इनको रिलेट कीजिए, एक दूसरे से जोड़ के देखिए, जिससे आपको ये अच्छे से क्वेश्चन याद हो सकें। तो अकबरी महल नहीं है फतेहपुर सीकरी में। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो यह है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, क्या है वो? हुमायूं का मकबरा। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये अकबर द्वारा किया गया था। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? अकबर द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, तो ये था अकबर। ठीक है, वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, कौन था? अकबर।
अकबर ने कहां पर बुलंद दरवाजा बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकबर ने कहां पर बुलंद दरवाजा बनाया? तो फतेहपुर सीकरी में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। तो शिक्षा संबंधी सुधार इन चारों में से किसने किए? अकबर ने। ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर में से वह मुगल सम्राट कौन है जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए? तो वह है आपका अकबर। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है। तो ये कथन है विलियम फिंच का। ठीक है, अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका है? विलियम फिंच का। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो यह है पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, वह क्या है? पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है। देखिए क्वेश्चन है कि जहांगीर महल स्थित है, ये कहां पर है? ये है आपके आगरा में। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। तो ये है आपका दिल्ली का लाल किला। ठीक है, देखिए अब यहां से मुगल बादशाह दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहां पर एक तरफ लिखा है बादशाह, यहाँ पर होना चाहिए मकबरा। ठीक है, अकबर की जगह यहाँ मकबरा होना चाहिए, अकबर नहीं मकबरा। तो देखिए बाबर, इनका समय रहा 1526 से 1530 और इनका मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। अकबर का मकबरा ये है सिकंदरा में। कहाँ पर? सिकंदरा में। इनका भी समय दिया है 1556 से 1605। इसके बाद है जहांगीर, इनका मकबरा है लाहौर में। फिर है शाहजहां, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में। और औरंगजेब, इनका मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। ये सभी वही स्थान है दोस्तों जहां इन बादशाहों को दफनाया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है फैजी। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वे कौन थे? वे थे फैजी। अब्दुल कादिर बदायूनी, अव्वुल फजल, निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया वह कौन था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुस समद, मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट द्वारा जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई। तो मोहम्मद हुसैन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ दिया। ठीक है, जड़ी कलम की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। अब यहाँ आते हैं अपन महाभारत की बात कर लेते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजनामा। ठीक है, चलिए वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, चलिए जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी कि जिसे जगत गुरु की उपाधि सम्मानित किया गया वह कौन था? तो उनका नाम है हरि विजय सूरी। ठीक है, जैन साधु थे ये हरि विजय सूरी, जो कि अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहे और इन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। क्या नाम है? हरि विजय सूरी। अब्बुल हसन दसवंत, किशन दास एवं उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट के समय एक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो चित्रकार था इसमें से मुगल प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत। ठीक है, दसवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। तो ये थे अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया। तो ये है आपके अब्बुल फजल।
वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, तो ये है आपके अब्बुल फजल। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। तो देखिए अकबर के दरबार की बात हो रही है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, तो इसका नाम था रॉल्फ फिंच। क्या नाम था? रॉल्फ फिंच। अकबर के शासन काल की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। क्या क्या है देखिए, पहले जजिया कर की समाप्ति, इसके बाद इबादत खाना का निर्माण, फिर है मजहर पर हस्ताक्षर, इसके बाद दीन ए इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। क्वेश्चन है, अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो इसको मिलाया गया 1576 में। कब मिलाया गया? 1576 ईस्वी में। जहांगीर से बनने वाले क्वेश्चन, मुगल शासक जहांगीर से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। 2 अस्सपा एवं सिंह अस्सपा प्रथा शुरू की थी, तो इसको किया था शुरू जहांगीर ने। याद रखिएगा, 2 अस्सपा एवं सिंह अस्सपा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी वह था, तो वह था आपका जहांगीर। ठीक है, मुगल एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई वह कौन था? जहांगीर। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, किसको? हॉकिंस को। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, किसको? हॉकिंस को। कौन था हॉकिंस? तो देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, किसको? विलियम हॉकिंस को। किसको? विलियम हॉकिंस को। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे, तो ये आए थे, कब आए थे दोस्तों? 1615 ईस्वी में। कब आए थे? 1615 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने पढ़ा हॉकिंस, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था, किसको? हॉकिंस को। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से बनना है कि जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था, किसको? हॉकिंस को। ठीक है, विलियम हॉकिंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था, कहाँ? अजमेर में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था, कहाँ? अजमेर में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था, तो इसका नाम है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ठीक है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था, कौन था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है। देखिए, जहांगीर एवं बाबर तथा बहादुर शाह जफर, इन तीनों के मकबरे भारत में नहीं है, ध्यान रखिएगा। वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है, कौन है? जहांगीर, बाबर, बहादुर शाह जफर। देखिए, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में, हम पढ़ चुके हैं। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? लाहौर में। ठीक है, बहादुर शाह जफर, अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठ पर पहुंची, यानी कि अपनी उच्चतम सीमा पर, एक अच्छे लेवल पर कब पहुंची? तो मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठ पर पहुंची कब? जहांगीर के राज्यकाल में। कब? जहांगीर के राज्यकाल में। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी, तो इन्होंने अब्बुल हसन को नादिर उज जमा की पदवी दी थी। वह चित्रकार जिसे नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई, तो इनका नाम था मंसूर। वह चित्रकार जिसे नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई, कौन था? मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो ये थे मंसूर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। मुगल बादशाहों में वह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी, तो इनका नाम है जहांगीर। मुगल बादशाहों में जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, कौन है? जहांगीर। अब्बुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था, किसने? जहांगीर ने। अब्बुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था? जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो देखिए खुर्रम, महावत खां एवं खुसरो ने।
ठीक है, इन लोगों ने मिलकर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह है, तो जहांगीर। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह कौन है? जहांगीर। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में बनवाया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नूरजहां ने। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। देखिए यहाँ पर स्मारक दिए गए हैं और उसका निर्माणकर्ता यानी कि निर्माता दिया है, तो इनको देख लीजिए। जामा मस्जिद, लेकिन कहाँ वाली? संभल की। ठीक है, जामा मस्जिद लिखा है संभल की। ये इसके निर्माणकर्ता कौन है? बाबर। दीन ए पनाह, इसके निर्माणकर्ता यानी कि निर्माता कौन है? हुमायूं। जहांगीर महल, इसके निर्माता हैं अकबर। अकबर के मकबरे को पूरा करवाया किसने? जहांगीर ने। अब अगला क्वेश्चन है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है, तो ये कहाँ पर है? दतिया में, मध्य प्रदेश के दतिया में। ठीक है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? दतिया में। चलिए देखते हैं शाहजहां से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये मुगल बादशाहों में। देखिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी, तो ये था कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी, तो ये कौन सा जगह थी? कंधार। किस क्षेत्र के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, तो ये था कंधार। किस क्षेत्र के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, तो इसका नाम है कंधार। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था, तो देखिए काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना, ये शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। वह जिसने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, तो इनका नाम है कविंद्राचार्य। क्या नाम है इनका? कविंद्राचार्य। वह जो शाहजहां के शासन काल में राजकवि था, तो इनका नाम है कलीम। ठीक है, क्या नाम है? कलीम, जिन्हें अबू जलीही भी कहते हैं। ठीक है, वह जो शाहजहां के शासन काल में राजकवि था, क्या नाम है इनका? कलीम। मुमताज महल का असली नाम था, तो देखिए अर्जुमंद बानो बेगम। क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम था, तो इनका नाम था असली क्या? अर्जुमंद बानो बेगम। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करवाया शाहजहां ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, तो राइट आंसर है शाहजहां। ठीक है, वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, वह कौन था? शाहजहां। देखिए यहाँ पर कुछ स्मारक दिए गए हैं, उनके निर्माता भी दिए गए हैं। इसी प्रकार से हर टॉपिक में, यानी कि जब आप अकबर पढ़ेंगे, हुमायूं पढ़ेंगे, जहांगीर पढ़ेंगे, शाहजहां, आपको बीच बीच में इस प्रकार के स्मारक मिलेंगे, जिससे कि आपको टुकड़े में थोड़े थोड़े याद हो जाएं। इकट्ठे जब दिखाई देते हैं तो हमको यह याद करने में दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए थोड़े थोड़े चार चार करके यहाँ पर दिए हैं। देखिए, अलाई दरवाजा निर्माण करता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी निर्माण करता है इसके अकबर। मोती मस्जिद कौन सी? आगरा की। देखिए मोती मस्जिद दो हैं, एक आगरा में एक दिल्ली में, तो मोती मस्जिद जो आगरा में है वह शाहजहां की निर्माण करता है उसके, और मोती मस्जिद जो दिल्ली की है उसके निर्माण करता है औरंगजेब यानी कि निर्माता। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो राइट आंसर है शाहजहां ने। क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। उपनिषेधों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ वे थे, तो ये थे दोस्तों शाहजहां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिषेधों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ वे कौन थे? शाहजहां। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, किसको दी थी? दारा सिकोह को। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसको दी? दारा सिकोह को। दारा सिकोह ने उपनिषेधों का फारसी में अनुवाद किया था, किस शीर्षक से? सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत। देखिए ये क्वेश्चन
केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, किस नाम से? सिरे अकबर शीर्षक के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो, दारा सिकोह, अमीर हसन एवं सूजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो ये था दारा सिकोह। इंपॉर्टेंट नाम है ये। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था इनमें से? दारा सिकोह। B.A. स्मिथ, J.N. सरकार तथा A.L. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। देखिए ये तो हम पढ़ते हैं हमेशा, सेट पेपर में प्रैक्टिस मिलता है हमको कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इसने बनाया है कि मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, किसने कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। तो मीर जुमला ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया तथा दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। तो इसका नाम है शाहजहां। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जिसका नाम है सिजदा समाप्त कर दिया, कौन था वो? शाहजहां। दारा सिकोह, मुराद बख्श, शाह सूजा तथा औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। तो देखिए दक्कन का गवर्नर अधिकांश समय तक कौन रहा? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। चलिए अब हम देखते हैं औरंगजेब से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है औरंगजेब। वह मुगल बादशाह कौन है जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ? औरंगजेब। धर्मट का युद्ध लड़ा गया। तो देखिए औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य हुआ था धर्मट का युद्ध, ठीक है। मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट स्थित है, तो ये धर्मट स्थित कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन था ना ऊपर, धर्मट का युद्ध लड़ा गया औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। फिर नीचे क्वेश्चन आया है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया। धर्मट स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो नाम है इनका सुलेमान सिकोह। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया, सुलेमान सिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्लभ कर दी थी, कौन था? कर दी थी कौन? अकबर, ठीक है। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्लभ कर दी थी, कौन था? अकबर। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अकबर। अब आप इसे सम्राट अकबर मत समझिए, ठीक है ना। जो हमने पहले अकबर पढ़ा था वो नहीं है ये औरंगजेब का पुत्र है जिसका नाम था मोहम्मद अकबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब का पुत्र है ये, इसका नाम क्या है? मोहम्मद अकबर। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इंपॉर्टेंट है ये पुरंदर की संधि, तो इनका नाम है जयसिंह, ठीक है। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए, क्या नाम है इनका? जयसिंह। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी, तो 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी कब? 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वे थे, तो इनके नाम है बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वे कौन थे? बीजापुर एवं गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो राइट आंसर है औरंगजेब, ठीक है। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, कौन था वो? औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो औरंगजेब ने दोस्तों सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था वह शासक था, तो ये था औरंगजेब। जजिया कर जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया वह शासक कौन था? औरंगजेब।
औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम। ठीक है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। बीवी का मकबरा का निर्माता था, तो राइट आंसर है औरंगजेब। बीवी का मकबरे का निर्माण करता कौन था दोस्तों? औरंगजेब। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो राबिया उद दुरानी का मकबरा, इसको द्वितीय ताजमहल कहते हैं। ठीक है, वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है कौन सा मकबरा है? राबिया उद दुरानी का मकबरा। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुनिसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, तो दोस्तों मेहरुनिसा ये सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की, किसको? जहां आरा को। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी, किसको? जहां आरा को। संत रामदास से संबंधित किया जाता है औरंगजेब के शासनकाल से। ठीक है, संत रामदास को संबंधित किया जाता है किससे? औरंगजेब के शासनकाल से। मुगल कालीन प्रशासन से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम देखते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था तो सरकार के नाम से। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था किस नाम से? सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान था, आंसर है मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। बर्नियर, करेरी, मनुची तथा टेवनेरियर में से जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वह कौन था? तो इसका नाम था मनुची। ये मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो लोक आचरण अधिकारी था कौन? मुहतसिब। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई? जिससे साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं थीं, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदार की 3 श्रेणियां थी, इसमें 33 वर्ग थे। उन्हें मसरुत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, तो ये था भू राजस्व। मुगलकालीन राज्य में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था किसका? भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया, तो सही आंसर है जहांगीर। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया, आंसर है जहांगीर। सॉरी दोस्तों, तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया कौन था? जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि है। ये क्या? मदद ए मास। वह जिसने राम सीता की आकृतियों एवं रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए, तो ये थे अकबर। ठीक है, जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए, किसने? अकबर ने। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते थे दाम। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था, तो लगान निर्धारण का तरीका है ये। क्या? बंटाई शब्द। और किस मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या है? लगान निर्धारण का तरीका। चलिए देखते हैं मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल चित्रकला के विषय में तो देखिए युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण होता था। कब? मुगल चित्रकला के विषय में बताया गया है। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य एवं दरबारी चित्रण होता था।
चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? आंसर है हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं ने। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया था अब्दुस समद मद द्वारा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? अब्दुस मद द्वारा। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे, तो देखिए इनके नाम याद रखिएगा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक वेक, बिसनदास, अकारीज, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन, ये सभी प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे। मुगल चित्रकार कला से उन्नति की, तो देखिए जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन बनता है मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शिता करते हैं। किसकी? चित्रकला की दर्शिता करते हैं ये सभी। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो यह है चित्रकला। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है? चित्रकला। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, तो राइट आंसर है बीणा। एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, आंसर है बीणा। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, तो आंसर है तोड़ी। तोड़ी प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तोड़ी। तानसेन, बेजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं 5 संगीत आचार्य केंद्र। ठीक है, 5 संगीत आचार्य केंद्र स्थापित किए हैं स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने। अकबर के शासन काल में ध्रुमपद गायकों में सम्मिलित थे, तो देखिए ये 2 गायक थे, तानसेन और हरिदास, ये दोनों ही अकबर के शासनकाल में ध्रुमपद गायक थे। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, राइट आंसर है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम था, तो देखिए तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बात कर लेते हैं मुगल कालीन साहित्य की, यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए, गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये थी बाबर की पुत्री। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं, राइट आंसर है गुलबदन बेगम। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे, आंसर है गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया मां हम अनगा द्वारा। मां हम अनगा द्वारा दिल्ली का शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, इसको स्थापित किया था मां हम अनगा द्वारा। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, तो देखिए हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताज अल दिन मुफ्ती अल मिल्की ने। किसने? ताज अल दिन मुफ्ती अल मिल्की ने। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेखक हैं और उनकी किताबें यानी कि पुस्तकें दी हैं, तो ध्यान से इनको याद कीजिएगा। देखिए, हसन निजामी लेखक हैं, इनकी पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। इसके बाद है ख्वाद मीर, इनकी पुस्तक का नाम है हुमायूं नामा। फिर है मोहम्मद काजिम, इनकी पुस्तक का नाम है आलमगीर नामा। भीमसेन, इनकी पुस्तक का नाम है नुस्खा ए दिल कुशा। क्या नाम है? नुस्खा ए दिल कुशा। तारीके यामिनी, इसके इस राइटर है किसके? अल उतवी के। ठीक है ना, लेखक है दोस्तों ये। देखिए तारीके यामिनी, पुस्तक का नाम क्या है इनकी? अल उतवी। चहार चमन की पुस्तक का नाम है चंद्रभान ब्राह्मण। इकबाल नामा जहांगीरी, ठीक है, क्या? इकबाल नामा जहांगीरी, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है मुआतब खां। अब्बास खां शेरवानी तारीखे शेरशाही से संबंधित हैं। देखिए आगे देखते हैं। अब्बुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना एवं अब्दुल कादिर बदायूनी में से जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है उनका नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा अब्दुल रहीम खान खाना का। किसका? अब्दुल रहीम खान खाना। भारत के इतिहास में संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे, तो शाहजहां के शासन के राजकीय इतिहासकार थे ये अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहांनामा के लेखक हैं तो इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खां। अनवर ए सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद है किसका? पंचतंत्र का। पंचतंत्र का
अनुवादित ग्रंथ कौन है? अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ। अब्बुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया कितना? 7 वर्षों में। अब्बुल फजल द्वारा अकबरनामा कब पूरा किया गया? 7 वर्षों में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं निशान लगा देता हूं आपके लिए। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी, तो ये थे फारसी। मुगल काल में दरबार की एवं अदालत की भाषा क्या थी? फारसी। नस्तालिक है तो एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। क्या? नस्तालिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं, तो राजा संवंत सिंह इनका नाम है। ठीक है, कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा पर छंद लिखे। क्या नाम है इनका? राजा संवंत सिंह। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर मुगल कालीन कुछ विविध दिया हुआ है इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हैं शासक और इनके समय में आए विदेशी यात्री। तो देखिए जहांगीर के समय में कौन आया था दोस्तों? विलियम हॉकिंस, ये आपको याद भी होगा। देखिए अगला है अकबर। अकबर के समय में कौन आया? विलियम फिंच। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ भी चुके थे पहले। शाहजहां के समय में कौन आया विदेशी यात्री? टेव नीरियर, इनका संबंध है इनसे। ठीक है ना। औरंगजेब के समय में विदेशी यात्री कौन था? मनुची। कौन था? मनुची। चलिए अब इनका समय भी देख लेते हैं। हॉकिंस का 1608 से 1611। टॉमस रो का समय रहा 1615 से 1619, विदेशी यात्री हैं ये भारत में। मनुची इनका समय रहा 1653 से 1708। रॉल्फ फिंच इनका वर्ष रहा 1585 से 1586। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध दिए हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं एक बार, इनकी डेटें इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखिए पहला है 2 राह का युद्ध, सन याद रखिएगा 1531। 2 राह का युद्ध 1531। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है चौसा का युद्ध और अगला वाला कन्नौज का युद्ध, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में और कन्नौज का युद्ध लड़ा गया 1540 में। इसके बाद है सामूगढ़ का युद्ध, ये युद्ध का समय है 1658 ईस्वी। बात करते हैं तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। देखिए तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया, लेकिन यहाँ मुगल काल से इसका कोई संबंध तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर आपको याद करवाने के लिए यहाँ पर इसको लिखा गया है। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी। औरंगजेब की मृत्यु सन दिया है 1707, सही है ये। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। कब हुआ? 1540 में बिलग्राम का युद्ध। सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में। कब? 1572। धर्मत का युद्ध, इसको धर्मट भी कहते हैं, धर्मत भी लिखा हुआ है। ठीक है, 1658 ईस्वी में। जजाऊ का युद्ध ये 1707 में हुआ। कब हुआ? 1707 में। 4 बाहरी आक्रमण का व्यवस्थापित क्रम है, तो देखिए चंगेज खां, इसके बाद तैमूर, फिर नादिर शाह, इसके बाद अहमद शाह अब्दाली, ये 4 बाहरी आक्रमण का व्यवस्थापित क्रम है। दारा शिकोह को दफनाया गया, राइट आंसर है दिल्ली में। दारा शिकोह को कहां पर दफनाया गया? दिल्ली में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्ले आम हुआ। कब? 1739 में। इंपॉर्टेंट है ये नाम, नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्ले आम कब हुआ? 1739 में। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू के नाम से। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं किस नाम से? हेमू के नाम से। अब देखिए यहाँ पर मध्यकालीन मुगल शब्दावली दी है, इनको भी देख लीजिए क्या है। देखिए दाम, दाम का मतलब क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है ताम्र की मुद्रा, यानी कि तांबे की मुद्रा। ठीक है, ताम्र की मुद्रा दाम। अगला है देसाई, राजस्व अधिकारी है इसका अर्थ। देसाई मुगल कालीन शब्द है ये। देसाई का अर्थ क्या है? राजस्व अधिकारी। दीवान का अर्थ क्या है? देखिए दीवान का अर्थ है प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। ये सभी मुगल काल के शब्दावली है। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि मुगल काल में चलने वाला दीवान शब्द का मतलब क्या है। ठीक है ना, तो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता है दीवान। जरीब, जरीब का मतलब है भूमि माप प्रणाली। जरीब क्या है? भूमि माप प्रणाली। देखिए यहाँ पर अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध दिए गए हैं, इन्हें भी एक बार देख लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और इनके विरोध में कौन थे? राणा प्रताप के विरोध में ये युद्ध हुआ। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के विरुद्ध में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के विरोध में युद्ध लड़ा गया। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के विरुद्ध। ठीक है, खुसरो का विद्रोह किसके विरुद्ध? खुसरो का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ? जहांगीर के विरुद्ध। देखिए खांडवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध। ठीक है, खांडवा के युद्ध किसके बीच? बाबर और राणा सांगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ष दिए हैं इंपॉर्टेंट और उनकी घटनाएं दी हैं। तो देखिए 1556 पहला वर्ष दिया है, ये घटना
क्या है घटना यहाँ पर? अकबर का राज्यारोहण। ठीक है, 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ। अब आई 16वीं ईस्वी। तो देखिए 16वें वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया गया। फिर है 1680 का सन। 1680 का सन क्यों प्रमुख है? शिवाजी का देहांत हुआ इस समय। इसके बाद आया 1739, इंपॉर्टेंट डेट सन है ये 1739। नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया कब? 1739 में। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य के विघटन की। यहाँ से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। मुगल काल में राजा बनने वाले थे, तो उनके नाम है हुसैन अली और अब्दुल्ला। मुगल काल में राजा बनने वाले व्यक्ति कौन थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली तो बहादुर शाह प्रथम ने। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत का कारण था, तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत का कारण क्या था? एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार सुविधा प्रदान की थी, तो क्या नाम है इसका? फारूक शियर। फारूक शियर ने, ये ऐसा मुगल सम्राट था जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था, तो ये था मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो उस समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो ये था मोहम्मद शाह। 1719 से 1748। वह मुगल बादशाह जो रंगीला नाम से भी जाना जाता था, तो किसे कहते थे? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते थे। ठीक है, वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था इसका? मोहम्मद शाह। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, क्या नाम है इनका? शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था, तो ये अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अवध का प्रथम नवाब था, तो अवध का प्रथम नवाब था सआदत खां। अवध का प्रथम नवाब कौन था? सआदत खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलीच खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलीच खां। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, किसने बनवाई? तो ये जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, किसने बनवाई? राजा जयसिंह द्वितीय ने। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई थी। तो देखिए दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में 5 जगह है ये। ठीक है ना, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एवं वाराणसी एवं मथुरा में। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? तो जयपुर के सवाई जयसिंह। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? तो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।